नमस्कार। देश की आज़ादी के लगभग 8 दशक 80 साल पूरे होने वाले हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु 1964 में हुई, उनकी मृत्यु को भी 62 साल गुजर गए। नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और डंका पीटा जा रहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट गया और मोदी जी का शानदार 4,398 दिन का रिकॉर्ड है। कोई ऐसा भाषण मोदी जी का आप नहीं सुनिएगा जो देश की प्रगति, विकास या किसी समस्या या इनकी कोई कथित उपलब्धि के बखान के क्रम में इन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। कोई डिबैकल, कोई बिजार, कोई डिजास्टर, कोई गड़बड़ी हुई, इसके लिए नेहरू दोषी। नेहरू ने क्या किया? और भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं, उनका एक तकिया कलाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या बात है कि नेहरू जी के मृत्यु के 62 साल बाद और आज़ादी के 8 दशक के बाद और मोदी के 12 साल के शासन के बाद भी मोदी को नेहरू की याद क्यों आती है हमेशा? और ये बड़ा दिलचस्प संयोग है कि बिहार में नीतीश कुमार लगभग 20 साल तक शासन किए, निष्कंटक शासन किए। बीच में 2 बार इन्होंने पलटी जरूर मारी, लेकिन निष्कंटक यही मुख्यमंत्री बने रहे। एक अपवाद जिसमें इन्होंने इन्हीं के शब्दों में एक भारी भयंकर भूल की थी और मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 2026 में सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा क्या है कि 21 साल के बाद भी बिहार में, चाहे वो नीतीश हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, जदयू का कोई नेता हो या भाजपा का कोई नेता हो, इन लोगों को हमेशा लालू जी की क्यों याद आती है? अब पहले मात्र क्या स्थिति थी? 6 मेडिकल कॉलेज, इसको तो 15 साल का मौका मिला था और 7 साल में तो इसको हटना पड़ा। अब जानते हैं, अपना पत्नी को बनवा दिया। आजकल किसी लड़की को, लड़का को कोई काम किया है? सब अपने परिवार के लिए करता रहता है। अभी भी इन्हें जंगल राज। साथियों, मैं आपको यही भोजपुर जिले की एक घटना याद दिलाता हूं। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। लालू जी के राज में ये होता था। इनके तो एक प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता है जदयू। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार, जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। वो सुबह उठते हैं और शाम को रात में सोने से पहले उनको कोई ऐसा मौका वो नहीं गंवाते हैं जब पर्सनल अटैक, कई बार बहुत ही संसदीय तरीके से ही लेकिन बड़े हिंसक टोन का प्रयोग करते हैं। इसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, कौटिल्य नगर में वैकल्पिक मकान बन रहा है, परमानेंट तो है महुआ बाग में, 43 बीघा पटना में जमीन है लालू जी और उनके परिवार के लिए। अभी हाल में एक उनका लेटर है जो मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने एक गिमिक छोड़ा कि साहब लालू जी के जन्मदिन पर एक गायक ने गाना गाया था, उसको कथित रूप से हीरे का कंगन क्यों दिया गया, इसकी जांच हो। आपके मन में कुछ प्रश्न उठने लाजमी है, शायद उठते भी होंगे, कि नेहरू के मृत्यु के 6 दशक बाद और लालू जी के शासन खत्म होने के 2 दशक के बाद भी भाजपा और जदयू को क्रमशः नेहरू और लालू से बार बार तुलना क्यों करना पड़ता है? क्या यह एक राजनीतिक मजबूरी है इनकी, या इनकी कोई राजनीतिक स्ट्रेटजी है,
कोई रणनीति का हिस्सा है कि इनको अटैक किया जाए? क्योंकि आप एक भाषण सुन लीजिए सम्राट चौधरी का, जो ये कहते हैं कि मैंने क्या किया, नेता प्रतिपक्ष बने और एक नेता को उन्हीं के शब्दों में यानी लालू जी को इतना गाली दिया कि बिहार के बड़े नेता हो गए। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। अखंड भारत की जय। गलत बोल रहा हूं क्या? इनके जितने भी बिहार में नेता हैं जदयू या बीजेपी के, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। कुछ प्रवक्ताओं को तो लगाया ही गया है इसी के लिए कि आप रात दिन इसी की बात कीजिए। चुनाव, जब बिहार का चुनाव था तो मोदी जी और अमित शाह का जंगल राज और विकास के नाम पर लालू जी को कोसने की बात, तो क्या यह राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक रणनीति है या कुछ और है? यह प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा, मेरे मन में भी आया। इस संबंध में मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी या रणनीति ही है? क्या यह असफल और निरंतर हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी, प्रजातांत्रिक मुद्दों पर असफलता ने इनको इतना परेशान कर दिया कि ये वापस 60 साल राष्ट्रीय क्षितिज पर और 2 दशक यानी 20 साल पीछे प्रदेश के क्षितिज पर लौट जाते हैं? इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया तो एक बड़ा दिलचस्प बात सामने में आया है, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और दर्शकों के सामने रखना। इसको ध्यान से सुनिएगा। मेरी यह समझ कहती है कि यह सिर्फ राजनीतिक पॉलिसी नहीं है, राजनीतिक नीति नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति भी नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक मजबूरी भी नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल, सोशल और मेडिकल प्रॉब्लम है। आप चौंक जाइएगा, लेकिन मैं अपने रिसर्च और दुनिया भर में जो साइकोलॉजी के महाविद्वान व्यक्ति पैदा हुए, सिगमंड फ्राइड और उनकी बेटी अन्ना फ्राइड, इनके रिसर्च के आधार पर आपको, और इसके बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है अमेरिका में, उसको बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। उसमें करोड़ों की संख्या में किताबें मेडिसिन और मेडिकल साइंस से रिलेटेड और जर्नल और रिसर्च पेपर पब्लिश है। उसमें छपे लेख जिसको 2 साइंटिस्ट ने लिखा है, उसी अन्ना फ्राइड और सिगमंड फ्राइड के शोध को आगे बढ़ाते हुए, उनका नाम है रियान बेली और जोस पिको। इनका एक बहुत शानदार पेपर छपा है, उसका नाम है अनकॉन्शियस रिसोर्सेज यूज्ड बाय ईगो। उनकी जो किताब छपी है उस किताब के बारे में भी हम आज बात करेंगे और इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी से जो भाजपा और जदयू के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, सरीखे नेता अमित शाह, ये लोग जो इस बीमारी से ग्रसित है, यह एक मानसिक रोग है और एक मेडिकल सिम्टम है। आइए इस पर बारी बारी से हम आपसे बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और एक दिलचस्प बात है, मुझको लगता है मैं 16 या 17 में ऑस्ट्रिया गया था, वियना, एक सेमिनार में भाग लेने के लिए। तो मैं, इनका जो घर है उसको एक म्यूजियम की तरह बना दिया गया है, तो उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। 1856 से 1939 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म करके एक थ्योरी दी साइकोलॉजी में। उस डिफेंस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं की पुत्री अन्ना फ्राइड ने चाइल्ड साइको एनालिसिस पर, चाइल्ड ईगो पर और बहुत तरह के उसमें काम किए। तो पहले हम डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी बता देते हैं कि ये कैसे इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी खासकर और बाकी सभी नेता ग्रसित हैं। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें जो किताब छपी है, इनकी रिसर्च पेपर छपा है, उस पर उन्होंने क्या कहा है, ये 2 रिसर्च स्कॉलर रायन बेली और जोस पिको, इन्होंने इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल थ्योरी डिफेंस मैकेनिज्म पर रिसर्च करते हुए ये बताया कि यह एक सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम। यह एक मानसिक और चिकित्सीय समस्या है, मेडिकल समस्या है। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म और ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म और
कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? पहले डिफेंस मैकेनिज्म को समझ लीजिए। डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्राइड और उनकी पुत्री तथा ये जो दो रिसर्च स्कॉलर के द्वारा इनके लेख जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपा है, उसके आधार पर उसको पूरा अध्ययन करने पर मैं जो समझ पाया वो ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म एक मेंटल स्टेट है कि जहाँ कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, अपने अचीवमेंट, अपनी कुशलता या अपने व्यक्तित्व के बारे में बड़ा सशंकित रहता है। इसको और सिंपल करके बताते हैं, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है कि जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे ओहदे पर बैठ जाता है जहाँ वो उसको नहीं बैठना चाहिए, यानी उसकी काबिलियत से ऊपर के ओहदे पर बैठ जाता है, तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म का एक अप्रोच अपनाता है। इसको आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई एक प्रोफेसर है जो किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर के पद पर बहाल हो गया, लेकिन उसकी योग्यता संदिग्ध है, वो पैरवी से, पैसा से, किसी तिकड़मबाजी से उस पद पर पहुंच गया। वो यूनिवर्सिटी बड़ा प्रेस्टिजियस है और उसमें पढ़ने वाले जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर कॉम्पिटेंट, दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड दे आर मोर डिजर्विंग देन द प्रोफेसर। अब उस प्रोफेसर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, उसको लगेगा कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा जानता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म के स्टेट में घुस जाएगा और वो अपने चारों ओर एक ऐसा घेरा क्रिएट करेगा कि वो स्टूडेंट्स उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है कि अगर वो स्टूडेंट उससे इंटरेक्ट करेगा तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कोई ऑफिसर, मान लीजिए कोई डीएम है, कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, हूसोएवर ही मे बी, वो किसी जिले में कलेक्टर या एसपी हो जाता है। उसके नीचे काम करने वाला कोई डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी या एसएचओ जो उस पर्टिकुलर विषय में उससे ज़्यादा जानता है। जैसे फर्ज कीजिए कलेक्टर है, आईएएस लोग, रेवेन्यू में इसकी जानकारी बड़ी, रेवेन्यू और लैंड रिलेटेड मामलों में अधिकांश कलेक्टर नील बटा सन्नाटा है। मैंने कई बार बताया कि सब लोग यूट्यूबर है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है। इसके नीचे कोई एडीएम है, डिप्टी कलेक्टर, जो रेवेन्यू में ज़्यादा जानता हो और इस कलेक्टर को इस बात का एहसास भी हो, एहसास तो हो ही जाना है कि अरे भाई जो मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है, मेरा सबॉर्डिनेट जो हमको सर बोल रहा है, ये तो हमसे ज़्यादा जानता है। तो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण उसमें डिफेंस मैकेनिज्म का सिम्टम डेवलप कर जाए और वो अनावश्यक बिना मतलब के उन ऑफिसरों पर धौंस जमाएगा, कोशिश करेगा कि वो उसके सामने नहीं बैठे, ज़्यादा बात नहीं करे, मीटिंग में कोशिश करेगा कि वो चुप रहे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, अगर चीफ सेक्रेटरी या किसी अधिकारी की या रेवेन्यू में कोई अपर मुख्य सचिव, सचिव वगैरह हों, तो कोशिश करेगा कि ये नहीं बोले, हम ही बोले। मीटिंग वगैरह में अनावश्यक रूप से इस चीज़ पर थ्रस्ट करेगा कि हम ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये बात झारखंड की है। मैं वहाँ किसी पद पर था, उस पद का नाम लेना उचित नहीं है। तो झारखंड में कुछ ऐसे कानून हैं लैंड से रिलेटेड, जो आप सुनिएगा तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 1905 का ये कानून है। उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर आदिवासियों का लैंड किसी गैर आदिवासी ने किसी तरीके से ले लिया है और वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू ऑफिसर यानी सर्किल ऑफिसर या डीसीएलआर वगैरह को या कलेक्टर को संज्ञान में आता है कि ये ट्राइबल का लैंड नॉन ट्राइबल ने ले लिया, तो उसमें प्रोविजन है कि उस लैंड को वापस रिस्टोर कर दिया जाए। उस कलेक्टर को इसकी जानकारी नहीं थी, वो जानता ही नहीं था रेवेन्यू। बाद में वो कलेक्टर चला गया केंद्र सरकार वगैरह में, नाम लेना उसका भी उचित नहीं। मैं उन दिनों नई नौकरी में आया था तो क्यूरियोसिटी रहती थी, तो मैं पढ़ता था। तो जब वो कलेक्टर रेवेन्यू की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के साथ कर रहा था, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट हर महीने जाता था। पहले तो फिजिकल रिपोर्ट कार्बन कॉपी से बनता। वो देखा तो भाई क्या है भाई, उसने खरीद लिया जमीन, क्यों लौटाएगा? तो हमने बताया कि साहब ये कानून है। तो ऐसा कोई कानून ही नहीं हो सकता है, गलत है कानून। अब आप सोच लीजिए आप कैसा लगेगा, क्योंकि ही वॉज माई कलेक्टर। तो हमने कहा कि नहीं, कानून है, इस किताब को पढ़ने एकदम गलत है, ये सरकार को हम लिखते हैं। अंदर में मुझको हंसी आई, लेकिन चूंकि हम लोग का डेकोरम होता है। अब उस घटना के बाद उस कलेक्टर को काफी कॉम्प्लेक्स हो गया हमसे। तो बार बार, उस वक्त मैं नहीं समझता था कि बार बार वो मुझ पर खींच क्यों उतारना चाहता है, बार बार कोशिश करता है कि हमसे इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन नहीं हो। अब जाके समझ में आया कि साहब वो तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म के एटीट्यूड के कारण था। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने बताए। जिस आईपीएस को लगेगा कि उससे ज्यादा तो उसका डीवाईएसपी
या उसका एसएचओ जानता है तो उस पर धौंस जमाएगा, कोशिश करेगा कि वो कमरे में नहीं आए। मैं एक और एग्जाम्पल बता कि अधिकांश देखिएगा वैसे ऑफिसर जिस कमरे में बैठता है चेयर दूर लगाएगा, जल्दी मिलना नहीं चाहेगा, वन वे कम्युनिकेशन, और हमेशा अपनी बात को सही साबित करने, सही है मेरा ही बात, ये जताने की कोशिश करे। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड विच इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। और ये इन्फरेटिक कॉम्प्लेक्स यानी कुंठित मानसिकता का शिकार हो जाना, इसी स्थिति में डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। अन्ना फ्राइड जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, इनकी मृत्यु 1982 में हो गई। उसने अपने फादर के उस थ्योरी को और आगे बढ़ा के एक पब्लिश किया। इनफैक्ट बुक उन्होंने लिखा, उसका नाम है द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। ये किताब 1936 में छपी थी। इस किताब के जिस को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें कुछ चीजें हैं जो सामने आती है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब उसके सामने में कोई आदमी या तो उसको दबा दो, अभी मैंने उदाहरण दिया। डिनायल, डिनायल माने हम स्वीकार नहीं करें। जैसे मोदी जी कोई चीज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नेहरू ने क्या किया, जबकि नेहरू की उपलब्धि, मोदी जी की भी उपलब्धि है, लेकिन नेहरू की उपलब्धि को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। जिस स्थिति में उन्होंने शासन संभाला, मात्र 197 करोड़ का बजट था, उसमें भी 50-70 या कुछ इससे ज़्यादा करोड़ रुपया पाकिस्तान को ही देना था। वार रेवेस्ड कंट्री था, भूखमरी थी, अकाल था, खेती नहीं, अपनी सेना गड़बड़, चारों तरफ से आतंकवादी हमला, उस स्थिति में नेहरू ने संभाला। तो डिनायल। लालू जी की आर्थिक नीतियाँ, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास आदि के फ्रंट पर उनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी नहीं रही, इनफैक्ट खराब रही है। लेकिन 90 से 95 में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय के फ्रंट पर उन्होंने जो काम किया उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सोच लीजिए कि यह उनका ही प्रयास था, यह उनके द्वारा ऐसा पैराडाइम एस्टैब्लिश कर दिया सोसाइटी में कि भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी ओबीसी के समाज को, एक आदमी को जो नॉन डिजर्विंग है, 7वां फेल है, उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बहरहाल तो ये डिनायल होता है। अब सम्राट चौधरी या बीजेपी का कोई भी नेता लालू जी के इस उपलब्धि को भी डिनाई करेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है और उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। साइकोलॉजी का ये थ्योरी है। प्रोजेक्शन, हर बार वो अपने आप को ऊंचा प्रोजेक्ट करेगा। आप देखिएगा नेहरू जी और मोदी जी, भाजपा का सेल, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया इमेज बनाएगा। मोदी जी इतने बड़े और नेहरू जी इतने छोटे। ये प्रोजेक्शन। लालू जी का इमेज बना के सोशल मीडिया में डालेगा कि जंगल राज, ये हो गया, वो हो गया, और आपका क्या हुआ है सो ऑब्जेक्ट जाहिर है। हर कालखंड का एक अपना इतिहास, अपना महत्व होता है। आज के रोड, आज के कम्युनिकेशन, आज के फैसिलिटीज़ को आप 90 से कंपेयर नहीं कर सकते। 90 में क्या कालखंड था, क्या परिस्थिति थी, और आज क्या है, दोनों में अंतर है। मैंने एक बार बताया था कि 2005 में 23-23.5 हज़ार करोड़ का बिहार का बजट था, जो केंद्र सरकार के उस वक़्त के बजट का 5-5.5% था। 5 लाख करोड़ का बजट उस वक़्त था, अगर मुझे ठीक से याद। और अभी केंद्र सरकार का बजट 53 लाख करोड़ है और बिहार का 3,47,000 करोड़। ये अभी 5.5 से 6% के बीच में है। तो ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि कोई चमत्कार हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और प्रगति नैसर्गिक होता है, सतत होता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। तो जब ग्रो करेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगा। बहरहाल उसके बाद होता है रैशनलाइजेशन। उसको रैशनलाइज करेगा, अपने हर काम को रैशनलाइज करेगा। डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, फॉर्मेशन, ये अन्ना फ्राइड की दी गई थ्योरी है। रिग्रेशन एंड सब्लिमेशन। अब जिसकी चर्चा मैंने की कि अन्ना फ्राइड और उनकी पुत्री, उनके पिता सिगमंड फ्राइड के उस थ्योरी पर आगे रिसर्च हुआ, तो लोगों ने कहा कि साहब ये सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है, या इसका कोई मेडिकल साइंस का बेसिस भी है। तो ये जो दो रिसर्च स्कॉलर हैं, रियान बेले और जॉस पिको, इन्होंने एक
इस जर्नल में जिसकी चर्चा मैंने की, यह जर्नल मैंने बार बार बताया कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस, आप गूगल करके देख लीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है मेडिसिन या मेडिकल साइंस पर। वहाँ इन्होंने एक मेडिकल लिटरेचर रिव्यू लिखा और उसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म, जो स्टैट पर्ल्स और नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी NCBI यूएस में है, उसमें छपा था। यह मेडिकल साइंस में इन लोगों ने जो बात की है उसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण जो एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करता है डिफेंस मैकेनिज्म का, वह बेसिकली इसका एक साइंटिफिक बेस है। उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर यह बताया कि किस तरीके के न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आदमी के दिमाग में। जो न्यूरॉन होता है, बताते चलें कि जो आपका मस्तिष्क है, इसके सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, ब्राज़ील की थी, नहीं अभी सी इज स्टिल अलाइव, 2009 में उन्होंने खोज की। उनका नाम था हरक्यूलानो हेज़ल। उन्होंने ब्रेन के सेल्स को गिन लिया और बताया कि न्यूरॉन यानी ब्रेन का सेल ये 86 बिलियन है और हर न्यूरॉन का सपोर्टिव सेल होता है 86 बिलियन, यानी 172 बिलियन सेल्स है ब्रेन में। बहरहाल, तो इस दोनों रिसर्चर ने जब खोज किया तो कहा कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड देयर माइंड इंटर्स इन द स्टेट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेट ऑफ माइंड, दे आर इन स्टेट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, तो उस समय उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन है या फिर उसका जो और बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है उसके दिमाग में होता है। अक्सर देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फर्ज कीजिए कि इन नेताओं को कोई नेशनल लेवल के सेमिनार में चले गए, जैसे मान लीजिए कि सम्राट चौधरी जी एक आर्थिक विषय पर कोई राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में चले गए और वहाँ इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के, बजट के, फाइनेंस के कठिन कठिन प्रश्नों पर, कॉन्सेप्ट पर विचार विमर्श चल रहा हो। उसमें GDP पर बात हो रही हो, उस पर IMF की बात हो रही हो, उसमें MSCI इंडेक्स पर बात हो रही हो, उसमें डेट GDP रेशियो की बात हो रही हो, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR रेट, एक कॉन्सेप्ट पर बात हो रहा। अचानक क्या होगा इस आदमी को, चूंकि तो बेचारा पढ़ा लिखा है नहीं, इस विषय को जानता भी नहीं है, तो इसको अचानक से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा इस स्टेज पर और इसका माइंड तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म वाले इस अवस्था में पहुंच जाएगा। और वहाँ जब अवस्था में पहुंच जाएगा तो जिन चीज़ों की चर्चा मैंने की, जो अन्ना फ्राइड लिखी है, वैसे करने लगेगा। और वैसी स्थिति में जब इस रिसर्च स्कॉलर ने अध्ययन किया तो पाया कि उसके माइंड में उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसकी एक्टिविटीज़ और उसके कारण जो हार्मोनल चेंजेस उसके शरीर में होता है वो उसको ऑब्जर्व किया गया, तो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। और इस लेख के अनुसार इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है, यानी एक मेडिकल कंडीशन। तो ये मैंने बहुत गहराई से इस विषय को बताया। अब आम आदमी की तरफ बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन जनरल और बिहार में भाजपा और जदयू और इनके और पार्टनर हैं, जैसे आज भाजपा का एक नेता है नागमणि, इनके नाम में भी विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। हमको नहीं याद है कि शायद कोई ऐसा पार्टी हो जिसको ज्वाइन नहीं किए। जगदेव प्रसाद जी जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, सामाजिक न्याय के लिए उनका जान भी चला, उनकी हत्या कर दी गई, उनके ही पुत्र हैं। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग लालू यादव के लिए किए वो सार्वजनिक जीवन में अस्वीकार्य है। कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो फोटो स्कैम किया। अब कहिए ऐसा हो क्यों रहा, तो यही डिफेंस मैकेनिज्म का, क्योंकि वो आदमी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बार बार चिल्ला रहा है कि घुसवा के हम बहुत बड़े नेता, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। बोला सम्राट चौधरी को हम मुख्यमंत्री बना, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। इस बार MLC बनना था, MLC भी उसको नहीं बनाया, चिल्लाते रहा कि हमको MLC बनाओ, नहीं बना। नाउ ही स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड हिज माइंड हैज एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वहां पहुंच गया तो क्या करेगा, लालू यादव को गाली देना शुरू किया। तब मुझको लगा कि भाई ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, यह सिर्फ एक मतदाताओं को रिझाने या मुद्दों से भटाने की एक साजिश नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज्ञान तो इन लोगों को है नहीं। तो इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है,
एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिससे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जूझ रहे हैं नेहरू के मामले में। हर बात में नेहरू, यानी नेहरू के व्यक्तित्व, नेहरू के कृतित्व, नेहरू की विद्वता, जिन्होंने ऐसी किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और न जाने कितने चीज लिखे, इसरो से लेकर और आईआईटी तक, और कितनी यूनिवर्सिटीज, जेएनयू से लेकर क्या क्या चीज तक सब बने, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर के कितनी सारी चीजें हुई। तो अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके बाद उनके जो सारे चेले चपाटे हैं, वो तो अगर मोदी जी छींक दिए तो सब छींकेगा। मोदी जी, अगर एक पिक्चर आई थी, मुझे यदि ठीक से याद हो तो नमक हलाल पिक्चर, उसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और बाकी लोग एक्टर थे। अमिताभ बच्चन अर्जुन सिंह का एक हरियाणवी गंवार लड़के का एक्टिंग करता है। शशि कपूर एक होटल का मालिक होता है, तो शशि कपूर वो होटल बेचना चाहता है, अर्जुन सिंह सबसे मिलकर ही कोशिश करता है कि होटल नहीं बिके। तो उन्होंने जो होटल खरीदने वाले जितने लोग आए थे उसको बताया कि मालिक जैसे करेंगे तुम वैसे ही करना। तो शशि कपूर नाक खूजा तो सब नाक खुजाने लगा, वो छींका तो सब छींकने लगा। वही हाल है यहाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो बोलेंगे सब यही बोलने लगे। किसी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री, अब भारतीय जनता पार्टी का जितना नेता को सुनिएगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी कह दिया विश्व गुरु थी, सब बोल दिया विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। बहरहाल, तो नेहरू के व्यक्तित्व, कृतित्व, इनकी विद्वता, इनका ज्ञान, अब आप सोच करके देखिए, 9 बार ये जेल में रहे, मोदी जी कितना दिन जेल में रहे। बहरहाल, तो दोनों का अलग कालखंड है, दोनों का अलग व्यक्तित्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी ने भी बहुत काम किया, और खास करके मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को सत्ता मिलता है तो 5 साल तक उसके पास जो विजन रहता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। आर्टिकल 370 हटा, आतंकवाद को लगभग इन्होंने खत्म कर दिया, नक्सलवाद पर विजय पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे काम हुए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हुए। लेकिन ये बार बार नेहरू को याद करके हर चीज के लिए नेहरू को दोषी देना, यह मैं दर्शकों को बता दूं कि आपको अमित शाह और मोदी पर रहम खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो किसी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं, ऐसा वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण कर रहे हैं, और यह एक मेडिकल कंडीशन है। मुझको लगता है कि इन दोनों नेताओं को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने इस मेंटल कंडीशन, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहिए। इसी बीमारी से ग्रसित हो गए नीतीश कुमार, और वो तब ग्रसित हुए जब इनकी स्थिति मानसिक खराब होने लगी। अब देखिए, मेरे बात को कोरिलेट कीजिए। सो इट इज़ ए मेंटल प्रॉब्लम रादर देन ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। नीतीश कुमार 2005 में जब आए तो 5 से 10 बहुत शानदार काम किया। 10 के बाद इनकी स्थिति गड़बड़ाई, खास करके जब इनको प्रधानमंत्री बनने का कनगोजर कान में घुस गया, तो ही अगेन इंटर्ड इन द एरिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तब इनकी मानसिक स्थिति खराब हो। हर भाषण में पहले कुछ था जी, बताइए तो 2005 के पहले कुछ चलता था? 2005 के पहले लड़की कपड़ा पहनती थी, 2005 के पहले रोड पर निकलता था, 2005 वही सब जदयू और बीजेपी का नेता बोलना शुरू किया। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नीतीश कुमार ने बहुत शानदार काम किए। लेकिन आप सोच करके देखते, नीतीश कुमार के महज 5-6 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री पद से हटे हुए, और वह व्यक्ति मीडिया से, खबरों से नदारत हो। नाउ ही इज बिकमिंग, इज फास्ट मूविंग टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल ओब्लिवियन, जिसको बोलते हैं। राजनीतिक वनवास के तरफ बहुत तेजी से नीतीश जी जा रहे हैं, जहां अखबार से भी गायब हो गया, सोसाइटी से भी गायब गया, और पॉलिटिकल एरेना से भी गायब। लेकिन ऐसी क्या बात है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लालू आज भी क्यों प्रासंगिक है। 1000 बीमारी, दर्जनों मुकदमे, परिवार का कलह, इनकी पार्टी की लगातार हो रही हार, पार्टी में विद्रोह, घर में पारिवारिक समस्या, इसके बावजूद यदि बिहार में भाजपा और एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और इन लोगों को, नीरज को और फलाने ढमकाने को, नीतीश कुमार को गाली देने की नौबत आ रही है, तो यह इनका मेंटल प्रॉब्लम है, यह इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए नीरज कुमार, नीतीश कुमार, दिलीप जायसवाल, संजय सरावगी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और बाकी जो बहुत सारे छोटे भैया नेता सब हैं, अशोक चौधरी, इस सब टाइप के चीज़ जब लालू यादव पर बयान देते हैं
तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, कुंठित मानसिकता का, और जिसके कारण उस पर्टिकुलर क्षण में, उस पर्टिकुलर टाइम में ये डिफेंस मैकेनिज्म के स्टेट में इनका माइंड चला जाता है और इनकी ये हरकत होने लगती है। इसलिए मैंने आज यह प्रस्तुति लालू यादव और नेहरू जी के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं अटैक और लगातार इनके कंपैरिजन को जनता के सामने दिखाने के असली वजह का रहस्योद्घाटन किया है। मेरा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अपने संसीमित साधनों से, रिटायर्ड आदमी हूँ, जो पेंशन मिलता है उसके आधार पर मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इतनी अपेक्षा तो ज़रूर है कि अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है अभी तक आपने मेरा चैनल, और लोगों को शेयर करें ताकि मैं अपनी बात लोगों को पहुंचा सकूं। यदि कोई आलोचना भी है तो सभ्य शब्द में, संसदीय भाषा में आप आलोचना भी करें। आपकी आलोचना का भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और उसका मैं स्वागत भी करता हूं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।